तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट सेकंड चैप्टर 5। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर 4 कवर कर लिया है पूरा। और आपको अगर देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। आइए सबसे पहले तो हम लोग इवोपरेशन के बारे में जानते हैं। अच्छा, इवोपरेशन के बारे में जानने के लिए हम लोग देखिए कंपैरिजन से पढ़ेंगे कि इवोपरेशन, वेपोराइजेशन, डिस्टिलेशन ये सब क्या होते हैं। ये सब सेम चीजें हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, इवोपरेशन एंड वेपोरेशन। सबसे पहले इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन जो होता है हमारा, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना ही हमारा इवोपरेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें बॉइलिंग की जरूरत नहीं होती है। जैसे वाटर है हमारा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो 70 डिग्री पे भी करता है, 60 डिग्री पे भी करता है, 50 डिग्री पे भी बॉईल करता है, ये सॉरी इवोपरेट करता है। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री पे वो स्टार्ट बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब वो जब 100 डिग्री पे वाटर पहुंचता है तब वो क्या होता है, वेपोराइज्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वेपोराइजेशन में बॉइलिंग की जरूरत होती है और इवोपरेशन में बॉइलिंग की जरूरत नहीं होती है। इवन वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी इवोपरेट करता है। ठीक है, लेकिन वो एक्सट्रीमली स्लोली होता है। ठीक है, इवोपरेशन क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन वेपोराइजेशन क्या है, फास्ट प्रोसेस है। इवोपरेशन हमें दिखता ही नहीं है, अगर उसे हम एक्स्ट्रा हीट अप्लाई ना करें, ठीक है, तो वो हमें दिखेगा ही नहीं कि इवोपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर उसको ज्यादा हीट मिलेगा तो तेजी से इवोपरेट होगा, अगर कम हीट देंगे तो वो धीरे धीरे इवोपरेट होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस इवोपरेशन। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ये है हमारा वेपोराइजेशन क्या है, फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, नो बबल्स फॉर्म। इवोपरेशन जब होता है तो इसमें बबल्स फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लेक को देख लो, जो हमारे सराउंडिंग में हीट प्रेजेंट है उसी हीट से वो क्या करता है, इवोपरेट करता है। लेकिन आप गर्मियों के दिनों में चले जाओ, लेक का पानी कम हो जाएगा। बरसात के दिनों में या ठंडे के दिनों में जाओ तो उसका पानी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये हम कैसे देखते हैं, ये इवोपरेशन तो हमें दिखता नहीं है कि वहां हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन लेक का पानी कम होता है। कैसे कम होता है, कुछ तो वो जो सॉइल है वो ऑब्जर्व करती है और कुछ इवोपरेट होता है। ठीक है, तो इवोपरेट कैसे होता है, वो हमारे जो सराउंडिंग में हीट प्रेजेंट है उसको वो ऑब्जर्व करता है और वो उससे इवोपरेट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं। वेपोराइजेशन में क्या होता है, बबल्स फॉर्म होते हैं। जैसे क्या, आप कोई भी लिक्विड को जब बॉईल करते हैं तो बॉईल करते टाइम क्या होता है, खोलता है तो जब तो पानी में बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि वेपराइजेशन वो क्या हो रहा है, जब बबल्स उठते हैं उसमें तो वो हम समझ जाएंगे कि यहाँ वेपराइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। ये इवोपरेशन क्या होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे, ये मान लीजिए कि आप पानी बॉईल कर रहे हैं, बॉईल नहीं कर रहे, पानी रखे हुए हैं। ठीक है, या लेक को ही देखिए, लेक में जो पानी इवोपरेट होता है वो कैसे होता है, वो सरफेस से होता है। जो सरफेस पे जो लिक्विड पार्टिकल्स या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो इवोपरेट होते हैं, ना कि अंदर का जो हिस्सा है या अंदर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो इवोपरेट नहीं होते हैं। इवोपरेट क्या होते हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं। यानी इसे हम कह सकते हैं कि इवोपरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेनन। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं हम, सरफेस फिनोमेनन। लेकिन वेपोराइजेशन में क्या होता है कि जैसे आप पानी को बॉईल करते हैं तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो भी क्या होते हैं, बबल्स के रूप में बन बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी इवोपरेशन में हमारा सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट होके और इवोपरेट होता है, और ये वेपर्स में क्या होते हैं, वो पूरा जो लिक्विड है हमारा उसका जो कहीं से भी
कहीं जहां भी उसको ज्यादा एनर्जी हुआ, मतलब जैसे हम हीट सप्लाई उसको कर रहे हैं, तो जहां भी हीट ज्यादा हुआ वहां का इवोपरेट कर जाएगा, वहां का सॉरी वेपर बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो उस डिपेंड करता है हीट पे कि आप किस पोर्शन पे ज्यादा हीट लग रहा है, ठीक है। तो वेपराइजेशन में कोई भी सरफेस जरूरी नहीं है, ये सरफेस पे भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सरफेस ये अंदर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें कंपलसरी है कि जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही इवोपरेट होते हैं। अगर इसमें भी होने लगे तो यानी इसको हम वेपराइज ये बोलेंगे कि वेपराइज हो रहा है, न कि ये इवोपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन क्या वो 100 डिग्री पे ही इवोपरेट करता है? नहीं, वो क्या करता है कि 10 डिग्री सेल्सियस भी रहेगा तब भी इवोपरेट करेगा, 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब भी इवोपरेट करेगा, 40 डिग्री रहेगा तब भी इवोपरेट करेगा, इवन रूम टेम्परेचर जो है हमारा उस पर भी करेगा। यानी इसको कोई भी टेम्परेचर की फिक्स्ड टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, वो जिस टेम्परेचर में रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये 10 डिग्री पे थोड़ा स्लो हो, 30 डिग्री पे उससे थोड़ा सा फास्ट हो, 40 डिग्री पे उससे थोड़ा सा फास्ट हो। यानी कि जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन वेपराइजेशन में क्या है कि इसमें हमको हीट देना ही पड़ता है, ठीक है। और वेपराइज तभी होता है जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी occurs at different temperature, that is boiling point, ठीक है। किसी भी लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप जानते होंगे। उस बॉइलिंग पॉइंट पे अब हम जब हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उस बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंचता है तो वो क्या करता है, वेपराइज होना शुरू हो जाता है। उसके पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट होके उड़ना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी बाहर निकलना, लिक्विड से को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, ये जो है इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड बाय सराउंडिंग, नीडेड हीटिंग सोर्स। इवोपरेशन में क्या होते हैं, हमें एनर्जी सप्लाई, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी उसको हीट देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हमारे रूम टेम्परेचर पे ही या हमारे जो सराउंडिंग टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे इवोपरेट हो सकता है, ठीक है। या हो सकता नहीं है, होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, वेपराइजेशन में क्या है कि इसको हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं, ठीक है। इसको हीटिंग सोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। आइए हम कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। इवोपरेशन एंड डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है। इवोपरेशन क्या है कि टाइप ऑफ वेपराइजेशन है जो कहां आकर करता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड इनटू अ गैसियस। यानी ये भी एक क्या है, टाइप ऑफ वेपराइजेशन ही है। लेकिन वेपराइजेशन में क्या होता था कि वो जरूरी नहीं है कि सरफेस से ही वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, यानी वेपर में कन्वर्ट हो। वो होल लिक्विड से वो इवोपरेट होता, ये सॉरी वेपर में कन्वर्ट होके और गैस में कन्वर्ट होता था। लेकिन इसमें क्या है कि ये भी इवोपरेशन भी टाइप ऑफ वेपराइजेशन ही है, लेकिन ये सरफेस ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेस, ठीक है। ये कहां आकर करता है, सरफेस ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट सबस्टेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय इवोपरेशन। यानी ये दो कंपोनेंट्स को, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट करता है, या कोई भी लिक्विड मिक्सचर है उसमें से लिक्विड को बाहर निकाल देता है, यानी वाटर को बाहर निकाल देता है, किसके थ्रू, इवोपरेशन के थ्रू, ठीक है। डिस्टिलेशन हमारा क्या है, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट सबस्टेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वेपराइजेशन टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें इवोपरेशन में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
किसी भी सबस्टांस का उसके बिलो ही अकर करता है, ठीक है, यानी वेपराइज होता है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो वो क्या करेगा, 90 डिग्री पे ही वेपराइज्ड होगा, 80 डिग्री पे ही वेपराइज्ड होगा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इवोपरेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपराइज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज होना स्टार्ट होता है उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये जो हमारा है वो सरफेस से ही इवोपरेट होना स्टार्ट होता है। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ही इवोपरेट होते हैं या वेपर बन के गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वो होल लिक्विड से, यानी लिक्विड के कहीं किसी भी पोर्शन से ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो आइए हम इवोपरेशन एंड ड्राइंग में डिफरेंस देख लेते हैं। इवोपरेशन क्या है, हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन ड्राइंग क्या है, इसमें हम वाटर पार्टिकल्स को या फिर लिक्विड पार्टिकल्स को जो भी सबस्टांस में प्रेजेंट होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं ड्राइंग के थ्रू, ठीक है। उसको हीट सप्लाई करके या फिर डिफरेंट मेथड से इसको हम वाटर को रिमूव करते हैं किसी भी सबस्टांस से, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल फेनोमेनन है। ये पॉसिबल टू ड्राई अ सबस्टांस विदाउट इवोपोरेशन, ये हमारा फिजिकल फेनोमेनन है, यानी कि ये फिजिकली अकर करता है। जैसे इवोपोरेट हो रहा है यानी कि वो फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। वाटर में क्या हो रहा है, जो गैस लिक्विड है जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कोई बात नहीं कि इवोपोरेशन से ही वो हम उसको सुखा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि जैसे कि हम पूड़ियाँ तलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पेपर में उसको रैप करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है ऑब्जर्व कर जाए। तो उसका जो ऑयल है पूड़ी का या पराठा का, तो वो हम रिमूव कर रहे हैं किसके थ्रू, पेपर मतलब कोई दूसरा सबस्टांस उस मतलब ट्रांसफर करके, एक तरह से हम ट्रांसफर ही कर रहे हैं उस लिक्विड को अदर पार्टिकल्स में ऑब्जर्व करा दे रहे हैं। जैसे उसी तरह से जैसे एड्जॉर्प्शन आप समझिए, इसको क्या करें, इवोपोरेट ना करके हम एड्जॉर्ब करा देंगे किसी अदर सबस्टेंस में, तो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इसमें क्या, इवोपोरेशन रिजल्ट इन ड्राइंग। इवोपोरेशन करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, इवोपोरेट होते होते वो लास्ट में क्या होता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। उसी तरह से ड्राई फॉलोज इवोपोरेशन। ड्राई क्या है हमारा, ड्राई किसको फॉलो करके आया है, इवोपोरेशन को ही फॉलो करके आया है, यानी कि ड्राई करने के लिए हमको इवोपोरेशन करना जरूरी है, ठीक है। प्रोसेस in which the surface molecules escape in the atmosphere by gaining extra energy, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो सराउंडिंग में हमारे एनर्जी प्रेजेंट है उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है और इवोपोरेट होता है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि हम एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करके या फिर उसको ये सराउंडिंग में भी रखने से, जैसे मतलब किसी भी तरह से वो हीट ऑब्जर्व करे, मतलब इसको हीट सप्लाई करे और वो क्या करे, मॉइस्चर को इवोपोरेट करे या रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारे इवोपोरेशन एंड ड्राइंग में डिफरेंस। अब हम आगे देखते हैं एडवांटेज, इवोपोरेशन के कुछ एडवांटेज एंड उसके जो फैक्टर्स हैं वो जो इन्फ्लुएंस करते हैं इवोपोरेशन को, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवोपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपोरेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उस इफेक्ट पड़ता है इवोपोरेशन पे, इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, देखिए पहला जो है हमारा वो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो हमारा इवोपोरेशन, रेट ऑफ इवोपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे या उसको ज्यादा हीट देंगे तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी जैसे आसपास के जो हमारे एटमॉस्फेयर है, जैसे कि
हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जैसे ठंडा में क्या होता है कि ठंडा में पानी कम इवोपरेट होता है, लेकिन वही गर्मी में क्या होता है कि वो ज़्यादा इवोपरेट होता है। कैसे? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में यानी जो ह्यूमिडिटी है वो, अगर हमारा माहौल गर्म है ऐसे कह सकते हैं, माहौल हमारा गर्म है तो क्या होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, और ठंडा है तो इवोपरेशन कम होगा। मूविंग एयर में क्या होता है, जैसे देखिए आप कपड़े सुखाते हैं, जैसे हवा तेज चलती है, धूप उतना ही रहेगा, लेकिन तेज हवा चलती है तो क्या होता है, हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। और वही हवा नहीं चलती है, थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, तो क्या होता है कि हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हवा अगर तेज होगी, अगर हवा का स्पीड जो है वो मतलब ज्यादा तेजी से फ्लो करेगी, तो हमारा इवोपरेशन क्या होगा, जल्दी होगा। आइए अब हम एडवांटेज के बारे में जानते हैं कि इवोपरेशन करने के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, पहला तो है इट गिव्स बेटर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ये क्या करते हैं कि जैसे देखिए अब कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी, मान लीजिए कि फूड है कोई भी हमारा खाने वाला, उसमें अगर मॉइस्चर वो गेन कर लेता है तो वो क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको इवोपरेट करा दें या उसको ड्राई कर दें तो वो क्या होगा कि हमारा ज्यादा दिन तक चलता है। ठीक है, रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट। इवोपरेशन करने से क्या होता है कि वो हमारा ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जैसे कोई भी सब्सटेंस है जो लिक्विड कंटेन किए है, तो वो क्या होगा, उसका मास भी थोड़ा सा वो ऑक्यूपाई किया है तो उसका मास थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन वही अगर हम जब इवोपरेट कर देंगे तो इवोपरेशन में क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो हमारा इवोपरेट होता है, वो जो लिक्विड जो मास ऑक्यूपाई करता है वो क्या करता है, वो इवोपरेट हो जाता है, तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाती है और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी कम लगता है। रिड्यूसेस डिटेरियोरेटिव केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन डिफरेंट वे में होने लगेगा, जो हम जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होके वो हो सकता है कोई और केमिकल फॉर्म हो जाए। तो इसी वजह से हम इवोपरेशन प्रोसेस करते हैं ताकि इस पे जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है केमिकल में वो इवोपरेट हो जाए। ठीक है, रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट। जैसे देखिए आप क्या करते हो कि जैसे हम पीने के लिए पानी समुद्र से कैसे लेते हैं, जैसे समुद्र में सॉल्ट प्रेजेंट है, उसमें इम्प्योरिटीज भी बहुत सारे प्रेजेंट है, उसको हम क्या करते हैं, एक तरफ हीट देते हैं, उसका जो वाटर है वो इवोपरेट होता है, यानी गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो हम कंटेनर ये ट्यूब्स के थ्रू उसको क्या करते हैं कि अदर कंटेनर में हम उसको इकट्ठे करते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, तो वो हमारा पानी क्या होता है, पीने लायक हो जाता है। इस तरह से हम सॉल्वेंट को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, इवोपरेशन के थ्रू। ठीक है, आगे अब हम अगले वीडियो में इसके कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।